हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम लोग क्लास 11th का स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर है उसको कवर करने वाले हैं। तो वन बाय वन हम लोग एक्सरसाइज को देखेंगे। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे हमेशा की तरह, उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन का जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये जो मेनली जो ये डाउट है, जो चैप्टर है वो 4 या 5 स्टूडेंट्स का डाउट था जिन्होंने मैसेज किया था कि ये चैप्टर को एक्सप्लेन करने के लिए। तो अगर आपको भी कोई अगर चैप्टर समझना हो अगर हमारे सिलेबस से रिलेटेड, तो आप लोग भी उसको मैसेज कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि जैसे ही फ्री रहता हूँ तो मैं आप लोगों के लिए लेक्चर बनाने के लिए ट्राई करता हूँ। ओके, सो देखते हैं स्ट्रेट लाइन चैप्टर के अंदर आखिर ये है क्या। तो देखो, अगर हम बात करें 9th क्लास के अंदर और 10th क्लास के अंदर, तो थोड़ा बहुत तो देखो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ही रखा है कि कैसे एक लाइन की जो इक्वेशन होती है वो ax + by + c = 0 बनती है कि नहीं। यहाँ तक कि हम लोगों ने 10th में भी देखो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है। यहाँ तक कि हम लोग तो ये भी जाने हैं कि एक लाइन होती है तो कब पैरेलल बनती है कि नहीं है, कब उसके इन्फिनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, कब उसके नो सॉल्यूशंस होते हैं। तो ये चीज़ें 9th और 10th में हम लोग कहीं ना कहीं जान चुके हैं। आखिर ये जो स्ट्रेट लाइन जो 11th क्लास में पढ़ने वाले हैं, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं स्लोप के बारे में। ठीक है, तो देखो मैं थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि आखिर ये चीज़ है क्या। सबसे पहले देखते हैं स्ट्रेट लाइन। अगर मैं यहाँ पे देखो छोटी सी एक मैं बात आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप खुद देखो कि हमारे पास ना 2 एक्सिस होती हैं, हम जानते हैं। एक देखो ये वाई एक्सिस होता है और ये हमारे सामने क्या होती है, एक एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, अब यहाँ क्या है, मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में कि हम लोग यहाँ पे क्या जानेंगे, एक स्लोप के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं, एक लाइन के बारे में यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो लाइन बेसिकली क्या है, कोई भी एक नॉर्मल ऐसे हम लोगों ने लाइन, ये जैसे कि हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया, ये हम लोगों ने कर दिया तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया। तो ये सभी के सभी बेसिकली एक लाइन है। लेकिन देखो स्लोप का क्या मतलब होता है, तो आपको मैं 2 चीज़ बताता हूँ। जैसे मान के चलो कि अगर एक्स एक्सिस है ये वाला, तो ये एक्स एक्सिस से अगर ये कट होके जा रहा है, ठीक है ना, आप ये समझो कि अगर ये आपका एक्स एक्सिस है, यहाँ से ये लाइन जा रहा है, तो एक बात तो कन्फर्म है कि देखो यहाँ से कोई एक डिग्री बनाएगा जिसको बोलते हैं थीटा। क्लियर है। तो अगर देखो ये कोई सा भी एंगल हो तो ये नॉर्मली इंक्लिनेशन बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंक्लिनेशन। लेकिन यही जो है अगर tan थीटा हम लोग उसका निकाल देते हैं तो वही हमारा स्लोप बन जाता है। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो स्मॉल m से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली ये कहानी है यहाँ पे स्लोप के बारे में जो भी चर्चा करने वाले हैं हम लोग, कि स्लोप क्या होता है, इंक्लिनेशन क्या होता है। ये क्लियर ही हो गया होगा डाउट कि कोई भी एक नॉर्मल सी एक एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे लाइन हो, कोई थीटा डिग्री हो वहाँ से, तो वो हमारा इंक्लिनेशन होता है। उसी का जो tan थीटा निकालते हैं तो वो हमारा स्लोप बनता है। लेकिन आखिर हम लोग देखो समझते हैं कि आखिर यहाँ पे ये है क्या चीज़। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्लोप ऑफ द लाइन के लिए, तो स्टार्टिंग में मैं हल्का सा देखो बता चुका था, थोड़ा बहुत और एक बार समझ लेते हैं डेफिनेशन के तौर पे। अ स्लोप गिव्स द मेजर ऑफ स्टेपनेस एंड द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो बस हमको 2 चीज़ें याद रखनी है। हमको पहला चीज़ क्या बताता है, एक डायरेक्शन के बारे में और एक उसकी स्टेपनेस के बारे में। तो ये बेसिकली मेन स्लोप का काम होता है। अगर मैं बात करूँ तो देखो वही चीज़ एक्स एक्सिस से या थीटा डिग्री पे रहेगा यहाँ पे। जब भी अगर मैं स्लोप की बात करूँगा तो यहाँ पे tan थीटा इंक्लूड हो जाएगा। क्लियर है बात के लिए। अब हम लोग देखते हैं आगे चल के कि आखिर जो tan थीटा हम लोग यहाँ पे लेते क्यों हैं, उसका देखो एक मैं रीज़न बताता हूँ। लेट्स से कि मेरे पास देखो ये पॉइंट है, ये एक पूरी की पूरी लाइन है, ठीक है ना। ये जो हमको लाइन दिखाई दे रही है L, जो पूरी की पूरी लाइन है। मैंने आपको ये बोल दिया कि देखो एक पॉइंट है हमारा यहाँ पे P, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, ये एक पॉइंट है P और ये एक पॉइंट हमारे यहाँ पे Q। क्लियर है ना। तो हमने P वाले पॉइंट को x1 y1 लिया है और Q वाले पॉइंट को x2 y2 लिया है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे QM निकालना है, तो आप ये QM कैसे निकाल सकते हो। आप QM निकालने के लिए देखो छोटी सी चीज़ करोगे, वो तो ये है कि आप सबसे पहले QR निकालोगे और QR में से आप क्या घटाना पसंद करोगे, तो आपका आंसर होगा कि MX। जब आप QR में से MX घटा दोगे, यानी कि यहाँ से जब इसमें पूरी मतलब डिस्टेंस से अगर आप इस चीज़ को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो जो आपको क्या चाहिए ये आपको मिल जाएगा, जो हम लोग को चाहिए था, जो कि आंसर है हमारा QM। क्लियर है कि नहीं है।
तो एक चीज़ तो हमको पता चल गया, मतलब कि देखो अगर मैं ऐसे नॉर्मल मतलब में बात करता हूँ तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि y2 में से y1 को घटाना पड़ेगा, क्योंकि y1 देखो यहाँ तक है और y2 देखो यहाँ तक है, तो y2 में से y1 को घटाना पड़ेगा। और अपॉन में अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ से भी हमें क्या करना पड़ेगा, x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करो तो ये बाकी चीज़ें क्या है, ये आपको परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही मिला। ये जो आपको जो चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है ये क्या है, y2 माइनस y1, ये आपका देखो परपेंडिकुलर वाला हिस्सा हो जाएगा और ये देखो आपका जो हिस्सा है वो बेस वाला हिस्सा हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका रिलेशन होता है, तो हम नॉर्मल जानते हैं कि वो टेन थीटा का रिलेशन होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं जो स्लोप जो होता है वो हमारा टेन थीटा भी उसको माना जाता है। और अगर कोई पॉइंट ऐसे दिया हुआ है तो आप उस पॉइंट के ज़रिए भी निकाल सकते हो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो होप कि आपको स्लोप और इंक्लिनेशन में फ़र्क पता चल गया होगा। मैं एक बार दोबारा बताता हूँ, कोई भी एक्स एक्सिस से थीटा डिग्री हो तो वो इंक्लिनेशन होता है, उसी का टेन थीटा निकालते हैं तो वो स्लोप बन जाता है। अगर दो पॉइंट दिया रहता है तो y का डिफरेंस अपॉन x का डिफरेंस वो हमारा स्लोप होता है। क्लियर है। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे है कि कंडीशंस बहुत सारी होती हैं स्लोप की। जैसे कि लाइन होती है तो देखो हर एक लाइन का एक स्लोप भी बनेगा, तो स्लोप की कंडीशंस बहुत सारी हैं। वो हो सकता है कि परपेंडिकुलर हो, वो हो सकता है कि पैरेलल हो, है कि नहीं। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ देगा कि दो लाइन के बीच का एंगल क्या होगा। तो आज सारे के सारे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। लेट्स से अगर मैं बात करूं, देखो एक हमारे पास ये है L1 और ये एक हमारे पास है L2, ये दो लाइन है। क्लियर है। जैसा कि हमने देखो यहाँ पे एक अल्फ़ा लिया है और ये हमने क्या लिया, यहाँ पे बीटा डिग्री लिया हुआ है। ये दोनों का दोनों एंगल है। अगर मैं बात करूँ पहले वाली लाइन की, तो पहले वाली लाइन का स्लोप क्या बनेगा, टेन अल्फ़ा, क्योंकि हमें जानते हैं जो थीटा डिग्री टेन थीटा हमारा स्लोप होता है। तो पहले वाले का हमारा देखो क्या बनेगा, टेन अल्फ़ा, और दूसरे वाले का हमारा क्या बनेगा, टेन बीटा। ये तो क्लियर हो गया, टेन बीटा। लेकिन आप खुद सोचो कि जो ये बीटा डिग्री है यहाँ पे, वो बीटा आया कैसे होगा। हम जानते हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो दो इंटीरियर के सम के बराबर होता है, मतलब बीटा हमारा आया होगा अल्फ़ा प्लस 90 से। तो देखो ये वाली जो चीज़ हमको दिखाई दे रही है ना, टेन अल्फ़ा प्लस 90, ये मेन वही चीज़ है। मतलब जो m1 जो है वो टेन अल्फ़ा प्लस 90 और जो m2 जो है वो 10 का अल्फ़ा हमारा रहेगा ही रहेगा। अब देखो आपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये पढ़ा होगा कि जो 10 अल्फ़ा प्लस 90 जो होता है वो कुछ नहीं, दरअसल माइनस का कॉट अल्फ़ा के बराबर होता है कि नहीं है। तो यहाँ से देखो हमको साफ साफ पता चल गया कि अगर हमारा एक कोई स्लोप m1 है और अगर माइनस का कॉट अल्फ़ा है, इसका मतलब कि दूसरा हमारा जो बनेगा वो m2 बनेगा। मैं पेंसिल एक बार चेंज कर लेता हूँ। जो दूसरा जो हमारा बनेगा वो m2 बनेगा। हालांकि देखो ये 10 था, ये माइनस का कॉट है, तो 10 और कॉट में रेसिप्रोकल का रिलेशन होता है, इसीलिए अगर एक m1 है तो दूसरा 1/m2 बनेगा। तो आप खुद देखो अगर m1 जो है वो इक्वल है माइनस का 1/m2 के, तो अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो m1 और m2 का जो प्रोडक्ट है वो -1 के बराबर मिलेगा। तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि अगर कभी भी दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उन दोनों का जो स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के बराबर आएगा। क्लियर है ना ये चीज़ के लिए। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ यहाँ पे। जैसे कि मान के चलो कि अगर वो स्लोप तो दिया रहेगा, मतलब कि हमें m1 निकाल सकते हैं, m2 निकाल सकते हैं। अगर वो लाइन की अगर हमारे पास इक्वेशन दे रखी हो, जैसे कि देखो ax + by + c एक ये इक्वेशन दिया हुआ है और ये दूसरी लाइन की इक्वेशन दिया है, तो अगर इक्वेशन दिया रहेगा तब कैसे पता करेंगे कि वो परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो अगर आपको देखो ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर जाएगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पहली लाइन का a और दूसरी लाइन का जो a है उन दोनों का प्रोडक्ट, और जो पहली लाइन का b है और दूसरी लाइन का जो b है उन दोनों का प्रोडक्ट अगर ऐसा सम आता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो a + b अगर ये सम 0 आता है तो हम समझ जाएंगे कि जो लाइन है वो हमारा परपेंडिकुलर है। क्लियर है। तो दो चीज़ें हमको देखने को मिली कि m1 × m2 अगर -1 है तो जो लाइन होगी परपेंडिकुलर होगी, और a + b का सम अगर 0 आता है तो भी वो लाइन हमारी परपेंडिकुलर बनेगी। नाइस। ओके, छोटे छोटे चीज़ें हैं जो कि मैं देखो रिवाइज़ कराना चाहता हूँ।
हम लोग काफ़ी पहले भी इसके बारे में जान चुके हैं 10th क्लास के अंदर भी, कि जो डिस्टेंस फार्मूला होता है किसी भी दो पॉइंट का, तो देखो कुछ इस तरीके से निकाला जाता है डिस्टेंस फार्मूला, कि देखो अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब लर्न करने के लिए ऐसे भी कर सकते हो कि अंडर रूट में x का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y का डिफरेंस का स्क्वायर। क्लियर है? सॉरी। आप यहाँ पे एक एग्जांपल भी देख सकते हो, जैसे कि मैंने एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे एग्जांपल भी लिया हुआ है। आप यहाँ पे एग्जांपल देखोगे तो 6, -4 का है, 3, 0 का है, तो 5 यूनिट यहाँ पे आपका आंसर भी मिल जाएगा, क्योंकि 9 और 16 5, 25 आएगा तो अंडर रूट में उसका लेंगे हम लोग तो 5 ही मिलेगा। ओके, देखो कोऑर्डिनेट के बारे में भी ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको दोनों चीज़ पढ़ाया हुआ है कि इंटरनली कैसे डिवाइड होता है, एक्सटर्नली कैसे डिवाइड होता है। मैंने आपको देखो यहाँ पे एक सिचुएशन और बताई थी कि जब m जो है वो n के बराबर होता है, जब भी m और n के बराबर होता है उसका मतलब कि वो मिड पॉइंट में होता है। तो मिड पॉइंट का भी देखो मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है काफ़ी पहले कि x2 + x1/2, और ये क्या होता है y2 + y1/2। ये देखो कोऑर्डिनेट के जो चीज़ें सारे के सारे मैं रिवाइज करा देता हूँ। देखो एक मैंने आपको और पढ़ाया होगा कोऑर्डिनेट के अंदर कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल होता है और उस ट्रायंगल का देखो हमें सेंट्रॉइड कैसे निकालना होता है कि नहीं है। लेट्स से अगर मैं इसको बोल देता हूँ कि ये हमारा है x1 y1, इसको मैं बोलता हूँ ये है x2 y2, और इसको मैं बोलता हूँ कि ये है x3 y3। तो यहाँ पे अगर हमें कोऑर्डिनेट निकालना होता है तो इसका डायरेक्ट मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि x कोऑर्डिनेट को सम करो, मतलब कि x1 x2 x3 और अपॉन में 3 कर दो। ऐसे ही सेम करना है y1 के साथ, y1 y2 या यहाँ आप समझ जाना y3 और अपॉन में 3 करना है, तो आपको ये कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। क्लियर है ना? तो ये मेन चीज़ होता है। मैं यहाँ पे साफ साफ ही लिख देता हूँ जब जगह बच ही गया तो। ठीक है, x1 x2 + x3 अपॉन में 3, y1 y2 + y3 अपॉन में 3। ये किस चीज़ का है? ये तो सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा अगला देखते हैं। देखो उसी चीज़ के बारे में मैंने यहाँ भी बताया हुआ है। ये आपको चीज़ देखो मिड पॉइंट वाला दिख गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में भी आप काफ़ी अच्छे से जानते हो, ये भी मैंने बताया था कि अगर 3 कोऑर्डिनेट होते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, तब हमारा एरिया हम इस फॉर्मूले से लगा देते हैं। ठीक है ना? ये देखो 10th क्लास की चीज़ें, इसीलिए काफ़ी मैं इसको डीपली नहीं बता रहा हूँ, प्रूविंग करके नहीं बता रहा हूँ। केवल 4 ही पॉइंट है, आपको लर्न करना है, आप अच्छे से देख लेना। जैसे कि आपको डिस्टेंस फार्मूला पता ही चल गया, सेंट्रॉइड का पता ही चल गया, इंटरनली एक्सटर्नली कैसे डिवाइड होता है पता ही चल गया, मिड पॉइंट में होता है तो आपको पता ही है। अब ये देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया है। डिस्कशन क्या करना है तो पहले से भी सब लोग जानते थे, है कि नहीं? तो देखो जो मेन चीज़ है, अभी हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होती है तो m1 और m2 का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के बराबर होता है। लेकिन अब अगले कंडीशन में देखते हैं कि अगर जैसे कि पैरेलल हो L1 L2 तब क्या होगा। अब एक बात बताओ, कोई भी चीज़ पैरेलल कब हो सकती है? जब ये देखो अल्फ़ा जो एंगल हो वो बीटा एंगल के बराबर होगा, तभी तो वो चीज़ पैरेलल होगी। क्योंकि अगर वो बराबर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं पॉइंट पे तो जाके इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा। लेकिन यहाँ पे तो ये इक्वल है, मतलब कि हमको देखो बराबर दिख रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो tan अल्फ़ा जो है वो हमारे tan बीटा के बराबर है। तो यहाँ से हमें ये देखने को मिला कि जो पहले जो लाइन का जो स्लोप होगा वो दूसरे लाइन के स्लोप की इक्वल होगा, यानी कि m1 जो होगा वो m2 के बराबर होगा। तो अभी हमने दो चीज़ें पढ़ी कि परपेंडिकुलर में m1 m2 बराबर -1 और पैरेलल में m1 जो है वो m2 के बराबर है। जैसे वहाँ पे हमने पढ़ा था कि अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ हो लाइन का तो a डैश प्लस b डैश 0 होता है। लेकिन देखो पैरेलल कंडीशन के अंदर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। पैरेलल कंडीशन के अंदर आपको ध्यान रहे कि अगर देखो आपको ये लाइन की इक्वेशन दी है, पहली लाइन की इक्वेशन अगर ये है और दूसरी लाइन की अगर इक्वेशन ये है, तो आपको जो a b डैश है वो आपको a डैश b के बराबर मिलेगा। ठीक है ना? ये पैरेलल लाइंस की कंडीशन होती है। आखिर ऐसा होता क्यों है? क्योंकि देखो दोनों का स्लोप बराबर है कि नहीं है? और अगर आप एक बार ध्यान से देखो, जब आपने 10th में पढ़ा होगा a1/a2 बराबर b1/b2, तो ये चीज़ें वहीं से निकल के आती है। ठीक है, अगला देखते हैं एक स्लोप फॉर द कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी का देखो कॉन्सेप्ट क्या है।
कोलिनियर लाइन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन फिर भी एक बार समझ लो। कोलिनियर लाइन लेट्स से होता क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कोलिनियर लाइन के बारे में। अगर मैं इसको इधर करता हूँ, देखो जैसे कि मेरे पास कोई भी एक लाइन है, मैंने इस पॉइंट को मैंने बोल दिया ए, मैंने इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया बी, और मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया सी। अगर कोई भी 3 पॉइंट या इससे ज़्यादा भी पॉइंट हो सकते हैं एक ही लाइन पे लाई करते हैं, तो उसको हम लोग बेसिकली कोलिनियर लाइन बोलते हैं। देखो जब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकाल रहे होगे तो कभी कभी क्या होता था कि एरिया 0 आता था। तो देखो अगर 3 पॉइंट दिया है, एरिया 0 आ रहा है, इसका मतलब कि वो लाइन पे लाई कर रहा है कि नहीं। आपने देखो 3 कंडीशन पढ़ी होगी ना 10th क्लास के अंदर, कि एक हमारे पास 3 पॉइंट दिए हुए रहते हैं, अगर एरिया 0 आ गया तो कोलिनियर लाइन हो गया, अगर उसका एरिया नेगेटिव आ गया तो हम लोग उसको मॉड में देखो पॉजिटिव कर देते हैं, है कि नहीं। तो 2-3 ऐसी चीज़ें जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हो। तो कोलिनियरिटी ये कहता है कि देखो जो ए से लेकर जो सी तक का डिस्टेंस है वो हालांकि कुछ नहीं, ये ए बी और ये बस बी सी के ऐड करने के बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे हमारे साथ लागू होता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इनके स्लोप के बारे में, तो देखो अगर मैं स्लोप देख लेता हूँ ए बी और ये सी, तो यहाँ पे भी वही चीज़ बताई जाती है कि जो दोनों का जो स्लोप है, मतलब कि अगर मैं बात करता हूँ ये ए बी का जो स्लोप है तो ये किसके बराबर होना चाहिए, ये बी सी के जो स्लोप के बराबर होना चाहिए। बस यहाँ पे यही बात बताई जाती है, ए बी का जो स्लोप है वो बी सी के स्लोप के बराबर होना चाहिए। अगर ये चीज़ देखो सेटिस्फाई करती है तो हम लोग कहते हैं कि वो जो चीज़ें हैं मतलब कि वो कोलिनियरिटी को परफॉर्म कर रही है, ठीक है। डायरेक्ट आप यहाँ भी देख सकते हो कि कोलिनियर कब कहेंगे, द स्लोप ऑफ ए बी एंड बी सी मस्ट बी इक्वल। तब आपको दिख जाए तो आप समझ जाना कि वो जो कोलिनियरिटी को परफॉर्म करेगा। अगर मान के चलो इक्वेशन दिया रहेगा, जैसे कि एक लाइन की इक्वेशन देखो ये दिया हुआ है, ठीक है, और एक लाइन की देखो इक्वेशन ये दिया हुआ है, तो कोलिनियर करने के लिए क्या करेंगे कि ए बी डैश सी डैश को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए डैश बी डैश सी को मल्टीप्लाई करेंगे, और ए डैश सी डैश बी को। अगर ये तीनों देखो बराबर आते हैं तभी हमको कोलिनियर का पता चलेगा। एक बार मैं दोबारा बताता हूँ आपको करना क्या है। देखो पहले आपको ए लेना है, फिर बी दूसरा वाला लेना है, सी दूसरा वाला लेना है। अब दूसरे कंडीशन में क्या करना है, अब आपने ए ले लिया ना, तो अब आपको क्या लेना है कि सी लेना है, ठीक है। और इसके अंदर क्या करना है कि ए दूसरा लेना है, बी दूसरा लेना है। वैसे ही देखो यहाँ पे करोगे आप। अब इसके अंदर क्या करना है, आपको बी नॉर्मल लेना है, क्योंकि आप ए नॉर्मल ले चुके, सी भी नॉर्मल ले चुके। अब आप बी को नॉर्मल लो, अब वहीं ए का सी, ये वाला चीज़। तो अगर ये चीज़ बराबर आती है तो भी आप यहाँ से समझ सकते हो कि हाँ जो लाइन है हमारी वो क्या है, कोलिनियरिटी को परफॉर्म कर रही है। देखो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि देखो 3 पॉइंट है हमारे पास, एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q और एक पॉइंट है R। तो हमें इसको शो करना है कि जो h माइनस जो x1 होगा, y2 माइनस जो y1 होगा, वो k माइनस y1 और x2 माइनस x1 के बराबर होगा। तो देखो मैंने वही चीज़ माना कि एक यहाँ पे साइड एक जो पॉइंट है P है, एक Q है, एक R है, जो कि हमें पता है। अब देखो हम क्या जानते हैं कि देखो ये ऐसे ही करीब मान के चलो ऐसे होगा, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया। अगर ये कोलिनियर होगा इसका मतलब क्या है कि देखो जो PQ है वो किसके बराबर होगा, QR के। तो मतलब जो स्लोप ऑफ जो PQ है वो किसके बराबर होना चाहिए, स्लोप ऑफ QR के। तो अब स्लोप ऑफ देखो PQ कैसे निकाल सकते हो, P और Q कैसे निकाल सकते हो, मैंने बताया था ना, y का डिफरेंस अपॉन x का डिफरेंस। तो देखो y में क्या है, y में से k जाएगा तो y1 माइनस k, वैसे ही x के साथ h जाएगा तो x1 माइनस h। तो ये किसके बराबर होना चाहिए, QR का। तो अब देखो यहाँ पे QR जनरली है क्या, Q और R, ये रिलेशन है ना हमारे पास। तो Q में क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो मेन जो हमको मिला वो ये चीज़ मिला। और ये चीज़ आया कैसे, क्योंकि हमें पता है PQ का जो स्लोप है, QR का जो स्लोप है, दोनों के दोनों बराबर हैं। अब अगर ये चीज़ है तो देखो हम लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है कि नहीं। जैसे हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हमको हमारा आंसर मिल गया, जो कि यही चीज़ हमको प्रूफ करना था। तो ये कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट है। कोलिनियरिटी कॉन्सेप्ट बस यही दिमाग में रखना है कि अगर 3 पॉइंट है, जैसे कि लेट्स से A, B और C, तो जो AB का जो स्लोप होगा वो BC के स्लोप के बराबर होगा, ठीक है ना। PQR है तो PQ का जो होगा वो QR के बराबर होगा। ये कोलिनियरिटी के कॉन्सेप्ट्स हैं और मैंने आपको देखो इक्वेशंस के साथ भी एक्सप्लेन कर दिया। अब देखते हैं कि
कि अगर दो लाइन रहता है तो दो लाइन के बीच में एंगल का क्या मतलब फंडा है यहाँ पे, आखिर उनका एंगल कैसे निकालेंगे हम दो लाइन के बीच में। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में एक बार समझ लेते हैं। देखो मान के चलते हैं कि एक मेरे पास ये लाइन है L1 और ये एक मेरे पास लाइन है L2। L1 देखो अल्फ़ा डिग्री दे रहा है और L2 जो है ये हमारा अल्फ़ा 2 डिग्री दे रहा है, ठीक है ना, मतलब कि दोनों का दोनों डिफरेंट है। लेकिन बात यहाँ से ये नहीं है, देखो ये अगर थीटा है तो ये दिमाग में आना चाहिए कि ये भी थीटा बनेगा, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल। जो आपके दिमाग में आना चाहिए बस मैं वो बता रहा हूँ। अच्छा, आपको ये पता है कि देखो जो अल्फ़ा 2 का है और अल्फ़ा 1 का जो डिफरेंस है वो ये थीटा के बराबर आएगा, ये जानते ही हो। ऐसा क्यों आएगा बराबर, क्योंकि देखो अगर हमारे पास कोई एक ट्रायंगल होता है, ये जैसे ये हमारा था ना थीटा और ये हमारा था अल्फ़ा 1, ये था देखो अल्फ़ा 2, तो हम जानते हैं कि जो अल्फ़ा 1 जो होता है वो थीटा होता है, यानी कि दो इंटीरियर का जो सम होता है वो एक एक्सटीरियर के बराबर होता है। तो अगर आप यहाँ से देखो थीटा डिग्री निकालोगे तो ये क्या आपको क्या मिलेगा, अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यही चीज़ मैं आपको बस बता रहा था यहाँ पे कि अगर आप अल्फ़ा 2 को निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, अगर आप थीटा को निकालते हो तो आपको क्या मिलेगा, अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1। अच्छा, अब हमने थीटा क्यों निकाला, क्योंकि देखो एंगल बिटवीन टू लाइंस, हमारा कॉन्सेप्ट का नाम ही यही है, मतलब कि दो लाइन के बीच में हमें एंगल ही निकालना है। तो जैसे कि मैं आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही, तो आपको ये थीटा क्या मिल जाएगा, अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा का 1। अब नॉर्मल देखो यहाँ पे क्या हम जानते हैं कि जो टेन थीटा हमारा बनेगा, मतलब कि टेन थीटा का क्या मतलब है, थीटा डिग्री हमारा क्या है, अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1, मतलब कि जो टेन अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1 है, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ करना है। और टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला सब जानते हैं कि टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, और इसी चीज़ को मैंने यहाँ किया है। मतलब कि टेन अल्फ़ा 2 है तो उसको हम m2 भी तो ले सकते हैं, क्योंकि देखो स्लोप जनरली क्या होता है, टेन थीटा ही तो होता है। टेन अल्फ़ा 1 है तो इसको हम लोग m1 भी ले सकते हैं। तो बस इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे ऐसे मतलब बता दिया है कि हम लोग इसको लिखेंगे m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल हमारा क्या हो गया, एक ये थीटा डिग्री का एंगल बन गया। अब आपको यहाँ पे देखो एक बात समझनी है, अगर ये वाली जो चीज़ है आपको दो देखो कंडीशन दी जाएगी, अगर ये चीज़ माइनस में आता है और अगर ये चीज़ प्लस में आता है, तो देखो अगर ये प्लस में आएगा तो ये एक्यूट एंगल होगा और अगर ये माइनस में आएगा तो वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अगर प्लस में आएगा तो एक्यूट रहेगा, अगर माइनस में आएगा तो वो ऑब्ट्यूज एंगल रहेगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे देखो मॉड भी लगा रहता है। सो आई थिंक मुझे लगता है कि हम लोग का कॉन्सेप्ट ये यहीं पे फिनिश हो गया है। तो एक बार देखो ओवरऑल समझ लेते हैं आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। हम लोगों ने बेसिकली स्ट्रेट लाइन के अंदर ये पहली एक्सरसाइज का था कॉन्सेप्ट सारा का सारा, तो हम लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं जो था हमारे एक्सरसाइज में बस उसी चीज़ को देखे हैं। जैसे कि स्लोप के बारे में पता चला, इंक्लिनेशन के बारे में हम लोगों को यहाँ पे पता चला। हम लोगों ने यहाँ पे ये भी देखा कि अगर एक स्लोप रहता है तो उसकी कंडीशंस क्या क्या होती हैं, मतलब कि वो परपेंडिकुलर रहता है तो क्या कंडीशन बनेगी। तो हमने देखा कि m1 m2 का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के बराबर होता है। अगर पैरेलल बनेगी तो m1 और m2 दोनों के दोनों बराबर होते हैं, है कि नहीं। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट देखा था, एंगल बिटवीन टू लाइंस का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा था। फिर हम लोगों ने हालांकि स्लोप निकालना भी तो सीखे थे ना कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, वो कैसे निकलता है मैंने आपको ये भी बताया था। जैसे कि देखो ये नॉर्मल एक ट्रायंगल था, है कि नहीं है, तो हम पूरे डिस्टेंस में से ये वाली डिस्टेंस गैप कर लेते थे, मतलब डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करके, है ना। ये थीटा डिग्री हम लोग यहाँ इसको बोल देते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों ने सीखी थी यहाँ पे। और देखो जो आपकी पहली जो एक्सरसाइज है स्ट्रेट लाइन के अंदर, इसमें आप जब फर्स्ट एक्सरसाइज आप ओपन करोगे तो आपको यही चीज़ देखने के लिए मिलेगी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। आपको कभी कभी ये भी बोल देगा कि एक पैरेललोग्राम दिया है, पैरेललोग्राम के 4 पॉइंट दिए रहेंगे, कोई क्वाड्रिलेटरल रहेगा उसके 4 पॉइंट दिया रहेगा, और प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम है और आपको डिस्टेंस फार्मूला यूज़ नहीं करना। तो आप क्या कर सकते हो, आप सब जानते हो कि जब क्वाड्रिलेटरल बनेगा तो देखो 2 ट्रायंगल में डिवाइड होगा, तो एक ट्रायंगल का एरिया निकालो फिर दूसरे का एरिया निकालो, दोनों बराबर हो गया तो वो हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे देखो चीज़ें भी हम लोग को देखने के लिए बहुत सारी यहाँ पे मिलेगी।
और जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मैं उस क्वेश्चन को भी सेलेक्ट कर लूँगा नेक्स्ट लेक्चर में, और जो 10.2 का है वो एक्सरसाइज भी मैं यहाँ पे देख लूँगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू। और हाँ, अगर कोई भी देखो डाउट है, अगर कोई भी देखो चैप्टर समझना है नॉर्मली, तो आप मतलब कि कमेंट में आप हो सके तो वहाँ पे मेंशन कर दो कि हाँ भाई ये चैप्टर हमको समझना है, नहीं तो आप पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। इंस्टीट्यूट का नंबर भी है आप लोगों के पास, तो आप जनरली कोई भी क्वेरी वगैरह होता है, कुछ भी चीज़ समझना हो तो आप समझ सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत सारे डाउट डेली आते रहते हैं, तो क्यों ना आप भी थोड़ा सा वहाँ से बेनिफिट उठाओ। ओके, ठीक है, फिर बाय, थैंक यू सो मच।